डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है द रिपब्लिक बाय प्लेटो। तो हम इसकी बुक 7 डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम की फैक्ट्स देखेंगे, फिर इसकी डिटेल्ड समरी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। की फैक्ट्स देखिए, द रिपब्लिक इज सोक्रेटिक डायलॉग रिटन बाय प्लेटो अराउंड 375 बीसी। प्लेटो ने इस बुक को डायलॉग की फॉर्म में 375 बिफोर क्राइस्ट में लिखा था। प्लेटो का टाइम पीरियड है 427 बीसी से 348। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि 427 उनका ईयर ऑफ बर्थ है और 348 में उनकी डेथ हुई। इसकी वजह यह है कि बीसी का टाइम पीरियड यानी बिफोर क्राइस्ट का टाइम पीरियड रिवर्स ऑर्डर में चलता है। तो यही वजह है कि हम कहेंगे प्लेटो का बर्थ हुआ था 427 में और इनकी डेथ हुई थी 348 में। इट कंसिस्ट ऑफ 10 बुक्स रिटन इन ग्रीक लैंग्वेज। तो प्लेटो ने द रिपब्लिक को ग्रीक लैंग्वेज में लिखा था और ये 10 बुक्स में डिवाइडेड है। इट इज रिटन एज अ डायलॉग बिटवीन प्लेटोज ब्रदर ग्लॉकन एंड हिज मेंटोर सोक्रेटिस एंड इज नरेटेड बाय द लेटर। तो इस बुक को प्लेटो ने डायलॉग फॉर्म में लिखा था और ये डायलॉग किसके बिटवीन था? ग्लॉकन, जो कि प्लेटो के ब्रदर हैं, और दूसरा कैरेक्टर है प्लेटो के मेंटोर का, जिनका नेम है सोक्रेटिस। तो सोक्रेटिस यहाँ पे नरेट कर रहा है, मतलब ये है कि सोक्रेटिस बोल रहा है और ग्लॉकन सुन रहा है। तो ये एक डायलॉग है जो कि इन दोनों के बिटवीन है। इट इज कंसर्न विद जस्टिस, द ऑर्डर एंड द कैरेक्टर ऑफ द जस्ट सिटी स्टेट एंड द जस्ट मैन। तो इस बुक में प्लेटो ने जो फोकस किया है जिस बात पर, वो है जस्टिस और किसी एक अच्छी स्टेट में जस्ट ऑर्डर में। मतलब ये है कि किसी स्टेट को अच्छे से चलाने के लिए जस्टिस का क्या रोल होता है और वो जस्टिस जो है वो किस तरह से आता है, और जस्ट मैन कैसा होता है, जस्ट सिटी स्टेट कैसी होती है। तो इसकी मेन थीम जो है वो जस्टिस है। इट इज प्लेटोज बेस्ट नॉन वर्क and one of the world's most influential works of philosophy and political theory, both intellectually and historically. तो इस वर्क को वर्ल्ड फेमस वर्क माना जाता है फिलोसफी में और पॉलिटिकल थ्योरी में। बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा पढ़ा गया, ट्रांसलेट किया गया। अब हम बात करते हैं बुक 7 की। तो बुक 7 बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि इसमें प्लेटो ने एलिगरी ऑफ द केव बताई है। अब एलिगरी क्या होती है? एलिगरी होती है स्टोरी विद डबल मीनिंग। मतलब यह है कि आपको एक स्टोरी सुनाई जाए या कोई बात बताई जाए, लेकिन उसका हिडन मीनिंग कुछ और होता है जो आपको उस पर फोकस करके उसको समझना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक कहानी सुनाई है जो कि केव की कहानी है। तो ये एलिगरी है क्योंकि इसका डीपर मीनिंग है। तो इस बुक में इस एलिगरी के थ्रू प्लेटो एजुकेशन का इफेक्ट बताना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि फिलोसोफर्स जो होते हैं वो आम लोगों से किस तरह से डिफरेंट होते हैं, वो नॉलेज किस तरह से गेन करते हैं और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है बाकी लोगों से किस तरह से डिफरेंट हो जाता है। और ये सब डायलॉग फॉर्म में है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। ये डायलॉग है प्लेटो के ब्रदर ग्लॉकन और उनके मेंटोर सोक्रेटिस के बिटवीन। तो चलिए अब हम बुक 7 की समरी स्टार्ट करते हैं। बुक 7 में प्लेटो ने इस तरह से स्टार्ट किया है कि सोक्रेटिस ग्लॉकन को कहते हैं कि आप इमेजिन करें कि एक केव है जिसके अंदर कुछ लोग हैं और वो लोग चाइल्डहुड से, मतलब बचपन से ही उस केव के अंदर बंद हैं और उनको प्रिजनर्स कहा है। मतलब वो जितने भी लोग केव के अंदर हैं वो प्रिजनर्स हैं। अब उन प्रिजनर्स को चेन के साथ बांधा गया है। उनकी लेग्स और उनकी नेक्स को इस तरह से बांधा है कि ना तो उनकी नेक मूव कर सकती है और ना ही उनके लेग्स मूव कर सकती हैं। वो सिर्फ अपने सामने एक वॉल है उसको देख रहे हैं। अब वो उस वॉल के ना तो बैक साइड पे देख सकते हैं, ना अपने साथ बैठे हुए को देख सकते हैं। तो इस तरह से वो बाउंड है कि वो सिर्फ वहां पे बैठे रहें और वहां पे स्टक रहें। उन प्रिजनर्स की बैक साइड पर फायर है, लेकिन फायर और प्रिजनर्स के दरमियान में एक वॉल है, एक रास्ता है, मतलब वॉकवे है जहां से लोग चलते हैं। अब वहां पर लोग चलते जाते हैं, गुजरते जाते हैं। तो फायर बैक साइड पर होने की वजह से उन लोगों का जो शेडो है वो सामने दीवार पे जाके पड़ता है। मतलब जहां पे प्रिजनर्स बैठे हुए हैं, प्रिजनर्स के सामने जो दीवार बनी हुई है उसके ऊपर शेडोज की मूवमेंट नजर आती है। अब उस दीवार के ऊपर से जो लोग गुजरते हैं उन्होंने डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स कैरी किए हुए हैं।
उनमें कुछ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं लाइक पपेट्स, या फिर डिफरेंट चीज़ें, या फिर वो कोई लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं। तो इस तरह से जो लोग वहाँ से गुजरते जाते हैं वो प्रिजनर्स उनका शेडो हर टाइम बैठे हुए देखते रहते हैं, क्योंकि प्रिजनर्स ना तो अपने आप को मूव कर सकते हैं, ना अपनी गर्दन घुमा सकते हैं, और ना अपनी टांगों से चल सकते हैं। उस वॉल के ऊपर से गुजरने वाले लोगों की बातें इको की तरह सुनती हैं। अब प्रिजनर्स को लगता है कि ये जो साउंड है ये शेडोज से आ रहा है, मतलब उनके सामने जो शेडोज बन रहे हैं वो शेडोज ही रियलिटी हैं, और ये जो साउंड्स आ रहे हैं ये भी उन शेडोज के हैं। उन्हें नहीं पता कि उनकी बैक पर एक दीवार है जिसके ऊपर से लोग गुजरते हैं तो वो शेडो बनता है, ठीक है। उन्हें उन लोगों का नहीं पता, उन्हें जस्ट उस शेडो का पता है, और वो उस शेडो को रियलिटी मानते हैं कि ये जो शेडो है यही रियल है, और ये जो आवाज आती है ये इसी शेडो की आवाज है, उन लोगों की आवाज नहीं है। अब सोक्रेटिस कहते हैं कि सपोज एक प्रिजनर वहां से रिलीज हो जाता है, मतलब वहां से किसी भी तरह से फ्री हो जाता है। अब जब वो प्रिजनर फ्री हुआ है तो उसे सबसे पहली चीज क्या नजर आएगी? वो फायर नजर आएगी जो कि उनकी बैक पर जल रही है। तो वो उस फायर की वजह से पहले तो उसकी आंखें एडजस्ट नहीं होंगी, ये लाइट उसकी आंखों को हर्ट करेगी, और उसके लिए ये डिफिकल्ट होगा कि वो फायर की तरफ देखे। तो अगर जब वो प्रिजनर था, मतलब जब उसको चेन से बांधा गया था, तो उस टाइम पर अगर उसे कोई बताता कि ये जो शेडोज तुम देख रहे हो ये रियल नहीं है, बल्कि रियल वो फायर है, वो पीपल हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपके पीछे से मूव करते हैं तो आपको नजर आते हैं, तो ये कभी भी बिलीव ना करता। तो सोक्रेटिस अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं कि सपोज अगर कोई किसी दूसरे को ड्रैग करके वहां से निकाले, बाय फोर्स उसे एक रफ जगह पर घसीटता हुआ लेके जाए और वहां पे मत रुके यहाँ तक के वो उसे सूरज के सामने ले आए, उसकी ये जो पेन है ये और ज्यादा इंक्रीज होगी और ज्यादा वर्स होगी, क्योंकि सारी जिंदगी वो अंधेरे में रहा है। अब उसको जब अचानक से लाइट में देखना पड़ा है तो उसकी जो आंखें हैं वो एडजस्ट नहीं हो पा रही। फिर सोक्रेटिस कहते हैं कि उसकी आईज को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। अब आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले वो क्या देखेगा? वो शेडोज देखना शुरू करेगा, क्योंकि शेडो जो है वो भी बिल्कुल वैसा ही है, वैसा ही अंधेरे से सिमिलर है जैसा जहां से वो निकल कर आया है। तो सबसे पहले वो शेडोज को देखने के काबिल होगा। फिर उसके बाद वो लोगों के और चीजों के रिफ्लेक्शंस को देखेगा, ऐसा रिफ्लेक्शन जो कि पानी पे बनता है, मतलब फिर वो उस रिफ्लेक्शन को देखने के काबिल हो जाएगा। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर वो लोगों और उन ऑब्जेक्ट्स को, उन चीजों को देखेगा जिनका रिफ्लेक्शन बन रहा था, मतलब पहले शेडो देखेगा, फिर रिफ्लेक्शन, और फिर पीपल को देखेगा। उसके बाद वो इस काबिल होगा कि वो स्टार्स और मून को रात के टाइम देखे, और फिर फाइनली वो सन को देखने के काबिल हो जाएगा। मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप वो अब सन को देखने के काबिल हो गया है। और जब वो स्ट्रेट फॉरवर्डली सन को देखेगा तो उस टाइम ही वो ये कैपेबल होगा कि वो ये सोच सके कि रीजन क्या है। मतलब ये है कि उस टाइम वो फुली लाइट में है, उसका माइंड जो है वो फुली एक्टिव है। अब सोक्रेटिस कहते हैं कि ये जो फ्री प्रिजनर है ये सोचता है, क्योंकि अब इसकी रीजन की एबिलिटी एक्टिव हो गई है, तो अब ये सोचता है कि ये जो आउटसाइड वर्ल्ड है, मतलब केव से बाहर की दुनिया है, ये केव की अंदर की दुनिया से सुपीरियर है और ये बहुत ज्यादा अच्छी है। अब ये अपना एक्सपीरियंस वो जो प्रिजनर स्टिल केव के अंदर हैं उनके साथ शेयर करने का सोचेगा। अब ये उनकी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करेगा। अब ये ट्राई करेगा कि जितने भी प्रिजनर्स केव के अंदर हैं ये उन सबको बाहर सनलाइट में लेके आए, ताकि उन्हें पता चले कि जिसको वो सारी जिंदगी देखते रहे हैं वो तो शेडोज थे, वो रियलिटी नहीं थी। अब वो जो रिटर्निंग प्रिजनर है जब वो केव के अंदर वापस आता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। अब वो अगेन ब्लाइंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सनलाइट से आया है। आपने अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप रोशनी से अंधेरे में आएंगे तो आपको कुछ देर तक नजर नहीं आएगा, आपकी आईज को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अंधेरे से रोशनी में चले जाएं तो तब भी आपकी आईज को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो अब ये जो रिटर्निंग प्रिजनर है ये केव में वापस आया है, केव में अंधेरा है।
अब इसकी आईज एडजस्ट नहीं हो पा रही क्योंकि इसने तो सन को देखा हुआ है। अब वो प्रिजनर्स जो केव के अंदर बैठे हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये जो रिटर्निंग मैन है ये ब्लाइंड हो गया है क्योंकि ये बाहर से आया है और बाहर जो लाइट है, जो भी इसने चीजें देखी हैं, उन सब की वजह से इसकी आईज को ऐसा हार्म हुआ है, मतलब ऐसी नुकसान हुआ है इसकी आईज को, जिसकी वजह से अब ये देख नहीं पा रहा। अब ये प्रिजनर जो केव के अंदर है, अगर ये मूवमेंट कर सकते तो वो बंदा, जो वो वाला प्रिजनर जो इन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, ये उसे किल कर देते। इस बुक में प्लेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ फॉर्म जो है वो भी एलिगरी के थ्रू बताना चाहिए, और इसके साथ साथ एजुकेशन जो है यही वो प्रोसेस है जिससे ह्यूमन सोल मूव करती है, लोगों को देखती है, चीज़ों को देखती है, ऑब्जर्व करती है, जानती है, तो इस तरह से उसके नॉलेज में इजाफा होता है। तो अब ये जो जिसने नॉलेज हासिल किया है वो फिलोसोफर है। अब ये फिलोसोफर डेफिनेटली हाईएस्ट पॉइंट पे गया होगा। अब ये ऑल टाइम उस हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं रह सकता, वो केव में दोबारा वापस भी आएगा ताकि वो अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंसेस को अपने जो फेलोज हैं जो केव के अंदर हैं उनके साथ शेयर कर सके। तो ये जो ऊपर गया था और नॉलेज लेके आया है ये फिलोसोफर है। अब ये जो फिलोसोफर किंग है ये म्यूजिक और पोइट्री को भी स्टडी करेगा और 18 इयर्स की एज में बेस्ट स्टूडेंट्स को चूज किया जाएगा जिन्हें कुछ एडवांस्ड किस्म की क्लासेस दी जाएंगी और उन क्लासेस में फिजिकल ट्रेनिंग होगी और फिर उन्हें वॉरफेयर के लिए, मतलब जंग के लिए यूज किया जाएगा। काफी साल उनकी ट्रेनिंग की जाएगी और फिर उन्हें वॉर में यूज किया जाएगा। 20 इयर्स की एज में अगेन उनका टेस्ट होगा, अगेन कुछ लोग सिलेक्ट किए जाएंगे फॉर मोर एजुकेशन, और जो बाकी होंगे, जो सिलेक्ट नहीं होंगे, वो वेरियर्स ही रहेंगे, मतलब वो वॉर में ही यूज किए जाएंगे। और ये लोग जिन्हें सिलेक्ट कर लिया गया है ये फ्यूचर गार्डियंस होंगे। इन्हें मैथमेटिक्स, लॉजिक और डायलेक्टिक्स सिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, ताकि ये अल्टीमेट ट्रूथ्स तक पहुंच सकें। मतलब उन्हें इतने ज़्यादा ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे ताकि वो रियलिटी को जान सकें, ट्रूथ तक पहुंच सकें, और कभी भी वो लोगों से फालतू में, फजूल में आर्ग्यूमेंट ना करें जिसका पर्पस सिर्फ आर्ग्यू हो, तो वो ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें। और फिर कुछ और लोग सिलेक्ट किए जाएंगे 30 इयर्स की एज में जिन्हें डायलेक्टिक सिखाई जाएगी, और यही वो लोग होंगे जो कि 15 इयर्स रियल वर्ल्ड में पॉलिटिक्स में काम करेंगे, और उस टाइम पे उनकी एज क्या होगी 35 to 50। तो मतलब ये है कि जितने भी लोग पॉलिटिक्स में होंगे उनकी एज 35 to 50 होगी, और वो इस तरह के स्वीयर नॉलेज क्लासेस, ट्रेनिंग्स के बाद सामने आएंगे। तो इस तरह से प्लेटो सिटी स्टेट में फिलोसोफर और किंग के लिए एक क्राइटेरिया सेट करते हैं। तो ये थी बुक 7 की कंप्लीट समरी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मेरी वीडियो को आपने लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।